तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे लाल किला मेट्रो स्टेशन पे। और अब मुझे सर्च करना है कि मुझे कौन से गेट से जाना है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, भैया लाल किला के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? गेट नंबर 3। तो अब लाल किला गेट नंबर 3 से है। जैसे ये 52 से मैंने लिए मंडी हाउस और मंडी हाउस से मैंने लिए लाल किला की। तो अब यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। तो मैं आ गया हूँ इतनी गर्मी में लाल किला घूमने। देखो क्या कपड़े पहने मैंने, ऐसे ऐसे कपड़े पहने मैंने। बहुत गर्मी है भाई, ऐसे प्रिकॉशन लेके आओ, वरना साफ़ा आता है वो बांध के आ जाओ, लेकिन घूमने आओ, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पहली बात ये, इतना टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और लाल किला बता रहे हैं कि यहाँ पे इस रेड लाइट के आसपास ही बता रहे हैं एंट्रीज़ की। तो चलो अब लाल किला घूमते हैं। और कुछ खाया भी नहीं है तो थोड़ा कुछ खा लेंगे पहले। यहाँ से भी एंट्री है, ये एक ये भी दिख रहा है मुझे लाल। भैया लाल किला की एंट्री यहीं से है क्या? कितना दूर होगा सर? यहाँ से थोड़ा दूर है, जितना इसका 100 मीटर होता है ना, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 500-700 500-700 जाइए। तो 500-700 मीटर है। तो अभी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, केला खा लेते हैं, है ना, फिर मिलता हूँ मैं आपसे वहाँ से। हूँ लाल किला पे और आप देखो मेरी हालत, पसीने पसीने हो रहा हूँ। और इस लाल किला का भी मैं गर्मी में क्या इतिहास ही बताऊँ। पहले तो मुझे पानी पीना है और दिमाग में चल रहा है द व्हील्स ऑन द बस, ऐसी तैसी हो गई गर्मी में। तो यहाँ पे जो टिकट मिलती है, यहाँ पे है इसकी भारतीयों के लिए 80 रुपये और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए शायद 1000 रुपये की टिकट है। अच्छा हाँ, इसका बता रहे हैं कि जो रेडियस है पूरा घूमने का, यहाँ पे है शायद 9-10 किलोमीटर में कंप्लीट हो जाता है पूरा लाल किला। तो बढ़िया है, मतलब आओ तो एक बार घूम लो। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, टिकट लेता हूँ यहाँ से। चलो टिकट लिया जाए। जो भी है बढ़िया ही है। फ़िलहाल तो टिकट लेते हैं। तो टिकट लेने के लिए भी और बस, तो अपने पास पानी ज़रूर रखिए। अगर म्यूज़ियम घूमते हो तो आपको 80 रुपये का पड़ेगा, अगर विदाउट म्यूज़ियम है तो 50 रुपये लिखा है। अब यहाँ तक आए तो म्यूज़ियम भी देख लेंगे क्या ऑप्शन है। और तो अब मैं लाल किला आ गया हूँ और यहाँ से शुरुआत होती है लाल किला की, जहाँ से हमने टिकट लिया था। टिकट यहाँ पे चेक होता है, आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा और फिर हम यहाँ पे लाल किला आ चुके हैं। अब जिसका आर्किटेक्चर है, ये तो मुग़ल एम्परर जो था शाहजहाँ, उसने ये बनाया था करीब 1638 में, ऐसा कहते हैं। और 1648 के अराउंड ये कंप्लीट हो गया था, यानी 1648। उसके बाद इस पर कई इन्वेजन हुए थे। इन्वेजन जो नादिर शाह था और जो ब्रिटिश ने जो अटैक किया था, तो उन्होंने लूटपाट की थी। और 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई पहली लगी थी, मंगल पांडे जो, उन्होंने जो रिवोल्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसके बाद से ये कंट्रोल में है। तो यहाँ से एंट्री है ये, तो यहाँ से चलते हैं। और वो जो आपको लाइन दिख रही है वहाँ से, वो वहाँ से आती हुई ये पूरी वहाँ पे लाइन जा रही है। तो ये है, तोप सही लगी है। ऐसा लगा सही का गोला लगा रखा है क्या? मेरे ख्याल से सही में वो तोप का गोला लगा हुआ है इसमें, या डिज़ाइन है, पता नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से। यार ये एंट्री है यहाँ से। पता नहीं, मुझे माहौल तो ऐसा कुछ लग रहा है जैसे जामा मस्जिद का माहौल होता है ना, मुझे उसमें कोई कंपैरिजन दिख नहीं रहा। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो ये मार्केट है, ये रेड फोर्ट के अंदर। और आपको आगे पीछे की साइड, मतलब ये तो एंट्री हो रही है। और ये मार्केट, तो हर चीज़ की आपको शॉप मिल जाएगी यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गया। मैं लेडीज़ की बहुत शॉप है आपके पास। ये अगर आपको हैट्स चाहिए गर्मी वाले
हैट्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन लेडीज़ ही दिख रहा है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेडीज़ों की, और तो बस लेडीज़ का सामान ज़्यादा है। और यहाँ पे भी कुछ है, ये शायद वो है, मतलब चेस वेस का है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि नो फोटोग्राफी, तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। एनीवेज, इसमें जेंट्स के भी हेड हैं क्या? हाँ जेंट्स का ये है। कितने का है? 100 ये 100 का और 150 100-150 का। तो 100-150 के हैट मिल जाते हैं यहाँ पे, अगर सही पड़े तो ले सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ ये हैट। मतलब दुकान एक जैसी ही है, आपको यहाँ पे भी वही सामान मिलेगा और आगे भी वही मिलेगा और पीछे भी वही मिलेगा। तो जो पीछे दिख रहा है वो वही मिल रहा है आपको, सेम वही शॉप्स हैं, हल्का फुल्का फ़र्क होगा। ये भी लेडीज़ का ही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनको लेना है, ये कंगन है। और ये पंखा ये पंखा अगर ले लेता हूँ मैं तो शायद थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाए, पर देख लेता हूँ, अगर सही पड़ेगा तो लूँगा, वरना क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलो पहले देख लेते हैं पंखा कैसा है। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे स्नैक पॉइंट है, तो मैं पानी पीना है और कुछ खाना भी है तो लिया है, और एक राज कचौड़ी। और ये लाल किला के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर ये अरेंजमेंट है थोड़ा खाने पीने का। और कहते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना, पता नहीं क्या रीज़न है, कहते हैं चालान हो जाएगा, जो भी है। बट एनीवेज, क्या लिया है मैंने ये देख लो आप, क्योंकि यहाँ गर्मी है। अच्छा, दूसरी इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि इन्होंने जो बॉटल दी है पानी की, तो ये बिस्लरी बॉटल नहीं देंगे, ये आपको नॉर्मल बॉटल देंगे। मेरे ख्याल से इनका वाटर कूलर का पानी है, उसको पैक करके और 65 रुपये की बेच रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये चल रहा है इस स्नैक पॉइंट में, रेड फोर्ट में। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, तो प्राइस पॉइंट अच्छा है, कस्टमर को लूट रहे हैं और कोई सुविधा नहीं, ना कूलर की ना ताज़ी हवा आ रही है, कुछ मतलब नहीं है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पे आओ बैठ के अपना पैसा खर्च करो, जिसको खर्च करना है करे, मेरी तरह। मैं तो शूट कर रहा हूँ तो मुझे तो करना ही है, मुझे देखना था कि क्या मिलता है, तो मेरे को वर्थ नहीं लगा। राज कचौड़ी भी बहुत बेकार थी और मुझे तो भी बहुत बेकार था, इससे बेटर तो आपको हल्दीराम में इतनी ही प्राइस पॉइंट से बेटर मिल जाता है। एनीवेज, अंदर दूसरा बता रहे हैं कि एक और म्यूज़ियम है उसमें, इस स्नैक पॉइंट के अंदर, तो कह रहे हैं उसकी अलग प्राइस है, क्योंकि जो आपने म्यूज़ियम वाली जो टिकट दी है 80 रुपीज़ की विद म्यूज़ियम है, वो शायद ये वाला है जो लोग वहाँ जा रहे हैं। और इसमें कोई प्राइवेट म्यूज़ियम है जिसकी अलग प्राइस है, तो यहाँ पे अलग अलग फंडे हैं। तो अब ये पूरा ऐसा वे जा रहा है, शायद अब देखते हैं किधर से म्यूज़ियम। पूछ लेता हूँ मैं गार्ड साहब से। गार्ड साहब, म्यूज़ियम किस साइड पड़ेगा? ये वाइट बिल्डिंग, थैंक यू। तो जो सामने जो वाइट बिल्डिंग है उसको बोल रहे हैं वो म्यूज़ियम है, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे इसको बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब यहाँ पे अब जैसे ये ग्राउंड है, अब शायद इसमें अलाउड नहीं है, क्या है, कोई दिख नहीं रहा वहाँ पे बंदा। और ये पता नहीं क्या है, इसको चलो पढ़ते हैं ये है क्या। एनीवेज, ये है नौबत खाना। ये अंदाज़न बना था मुग़ल किंग जहांदार शाह 1712-13 एंड फारूक शियार 1718-19। यहाँ पे इनको मारा गया था, ये असैसिनेशन पॉइंट है इनका। अच्छा, सामने जैसा आपको दिख रहा है ये भी एरिया, ये लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या है आगे, पर इसको हम यहाँ से कवर करते हैं। ये इसका आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे जो मारा था उनको, असैसिनेशन, यही पॉइंट है उन दोनों का। सामने मेरे ख्याल से म्यूज़ियम है, तो उस म्यूज़ियम भी कवर करेंगे। और जो यहाँ पे जिसने राज किया है, तो वो लोग वहाँ बैठते होंगे उस साइड। तो पहले जल्दी से म्यूज़ियम कवर करते हैं
और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियो अलाउड है तो दिखा सकता हूँ, वरना फिर आपको अगर इमेजेस कुछ मिल गई वेब पे तो उसका रेफरेंस पॉइंट लूँगा। तो ये यहाँ से एंट्री है इसकी, तो अब चलते हैं यहाँ से। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे म्यूज़ियम में, और ये जो म्यूज़ियम है ये है जो आप देख रहे हैं, जैसे 1857 का बना रखा है इन्होंने, पूरा ओवरव्यू बता रखा है। जैसे यहाँ पे विद्रोह हुआ, फिर यहाँ पे राजहरण हुआ और युद्ध हुआ, यानी रिवोल्ट, एनेक्सेशन एंड वॉर। जहाँ जहाँ एनेक्सेशन हुआ था, जो जो राज्य थे उनका एनेक्सेशन हुआ था यहाँ पे, और जहाँ जहाँ आपको युद्ध दिख रहा है वहाँ पे युद्ध हो रहा था, और जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है जो विद्रोह जो 1857 में हुआ था, मंगल पांडे ने जो शुरुआत की थी वो लगभग, और जो साथ साथ जो हुए थे वो यहाँ पे स्टार्ट हुए थे विद्रोह। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ये अवध का फ्लैग है, और ये झांसी का फ्लैग है, और ये मुगल फ्लैग। तो इस म्यूज़ियम का ये है कि आप यहाँ पे इसमें डिटेल में लिखा हुआ पढ़ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक तरह से फ्लोर वाइज इन्हें बता रखा है, ब्लूप्रिंट एक तरह से, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो ये जो लिखा है पीछे, जैसे आप हिस्ट्री देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या शुरू हुआ था कि जो पूरे एरिया था हमारा भारतवर्ष का, जहाँ जहाँ रिवोल्ट हुए थे, तो जब रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि उसको दिखाया कि एक सीमित विद्रोह है सिपाहियों द्वारा, जबकि ऐसा नहीं था। ब्रिटिश लोगों ने इसको, ब्रिटिश सरकार ने, और जो भी इसके स्टेट जो रिजीम थी उसने इसको सप्रेस किया और बोला कि बहुत ही छोटे मोटे वो हैं। तो इस म्यूज़ियम में ये दर्शाया गया है कि वहाँ पे असलियत में क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारा जो यहाँ पे कॉलोनिज़म जो आ गया था, और 14वीं शताब्दी में सारी कंट्रीज़ जैसे स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड सब आपस में लड़ रहे थे इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए अमेरिकाज़, अफ्रीका एंड एशिया में। और फिर उन्होंने इस तरह क्या किया, यहाँ पे मिशनरीज़ भेजी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, उनके इंटेलेक्चुअल्स आए, है ना, और साथ में जो आपकी मिलिट्री आती है पूरी, तो वो यहाँ पे पूरे इस रीजन में कंट्रोल करने के लिए ये सब इन्होंने लागू किया। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि व्यापार के अधिकार के लिए याचना। तो इतिहास ये कहता है कि यहाँ पे जब सारी जो कंपनीज आई, ब्रिटिशर्स जब आए यहाँ पे, जो हमारे राजा थे उनसे इन्होंने याचना की कि हमें यहाँ से ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए ये गोल्ड सिल्वर अपने साथ लेके आए, और इनसे मसाले वगैरह जो भारतीय लोगों से उनसे लेना शुरू किया अगेंस्ट इंडियन गुड्स एंड स्पाइसेस। अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, गोल्ड और सिल्वर की सप्लाई इंडिया के पास नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे छोटी छोटी छावनियाँ बनानी शुरू कर दी, और यहाँ पे अपनी थोड़ी थोड़ी आपस में वर्चस्व के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू होने लग गई। वो स्टार्ट होती है कि बैटल ऑफ प्लासी से, जो 1757 और बक्सर में 1764 में जब ये जीत गए, इसने फाउंडेशन रखी, जो नींव रखी ब्रिटिश एम्पायर की यहाँ पे भारत में। और ये उस टाइम के जो आर्टिफैक्ट्स होंगे, यहाँ की तलवारें हैं, ये धनुष बाण है, और ये कुछ उस टाइम के आर्टिफैक्ट्स होंगे। तो अब यहाँ का इतिहास ये है कि ये लोग जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए थे तो हर जगह विद्रोह तो हो रहा था। इनको थोड़ी सबक ये आई कि ये लोग बोलते थे भारतवर्ष एक असभ्य देश है, यहाँ पे असभ्य लोग रहते हैं। लेकिन जब ऐसा कहते हैं कि जब इनको रियलाइज़ हो गया कि ये बहुत ही जो हमारी सभ्यता है, हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है, और उसको कन्फ्रंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उसकी वजह से अलग अलग एरिया में जो भारतवर्ष में जो राजा थे, उस टाइम मुगल भी थे, तो सब ने अपना अपना वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ये जो है फैमाइन इन बंगाल जो भी हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, वो क्या रहा था कि जब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया ने जो कब्ज़ा कर लिया था हर एरिया में, हर राज्य में, जिसको आप स्टेट बोलते हो, वहाँ पे इन्होंने जो भी लोगों के स्ट्रक्चर था, सोसाइटी स्ट्रक्चर था, उनका रहन सहन, उनके जॉब्स जो भी है, सब कब्ज़ा कर लिया और पूरा डिसमेंटल कर दिया। जो भी वर्किंग प्रोसीजर था वहाँ पे आपका कैसे कमा रहे हो, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी इलीगल काम होते हैं या जिससे ज़्यादा मुनाफा कमा सके, जैसे अफीम हो गया, ड्रग्स हो गया, इस पे जोर दिया गया यहाँ के लोगों को, भारतवर्ष के, और इन्होंने इस पर काम किया। और धर्म परिवर्तन जो मेन हुआ, यहाँ के जो मिशनरीज़ थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़, उन्होंने धर्म परिवर्तन करना शुरू किया।
तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने, जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने सारा कंट्रोल तो ले लिया था राज पे, और जितने भी राज्य थे, जितने भी वहाँ पे राजा थे, वो सब नाम मात्र के थे, क्योंकि कंट्रोल इनका था, आर्मी इन्हीं की थी, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल सब इन्हीं का था। तो सब लोग यही कंट्रोल कर रहे थे, और ये एक प्रोसीजर था, मतलब इसको अप्लाई किया गया था यहाँ पे, और यहाँ से इनकी स्टार्ट होती है प्लानिंग। दिस स्टार्टेड ऑन 1858 मैसूर। तो मैसूर के बारे में लिखते हैं। तो एक तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये जो योजना बनाई गई थी। तो उसमें कहते हैं कि जो ग्वालियर की बेजाबाई और रानी बेजाबाई, नवाब ऑफ बांदा, अली बहादुर, राजा ऑफ बानपुर, और जितने भी प्रिंसेस थे मुग़ल एरिया के, तो उन्होंने पूरा ही जॉइंट एफर्ट्स लगाए इस योजना को बनाने के लिए। तो ये प्लानिंग था, ये शुरू हुई थी 1858 में। तो ये जो रोटी चपाती का बता रहे हैं गुप्त मैसेजेस थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि रात में कि गांव वाले कुछ रोटियाँ 25-23 उसके हिसाब से हर गांव में ले जाते थे। अब उससे क्या होता था कि ये प्लानिंग ये होती थी कि आगे समय कठिन आने वाला है और आप प्रिपेयर रहें, एक वॉर छिड़ने वाली है, तो अपना आप जो होता है ना रसद, उसको बचा के रखें, मतलब खाने पीने का सामान आपके पास होना चाहिए। ये हुआ था 1859 में स्टार्ट हुआ था। और ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कमल और पेड़ की छाल। तो इसमें क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी में जो भी इंडियन सोल्जर्स थे, तो उसका जो टोटल जो था इनका जो संख्या थी 25 से 30 थी। तो पंखड़ी भी 25 से 30 होती लोटस में। तो उसका अर्थ ये था कि ये रिवोल्ट छेड़ेंगे। तो उससे हम प्लान कर रहे थे कि भाई हमारे साथ ये इंडियन सोल्जर्स मिल जाएं और हम इनके साथ रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये इसकी समरी है, ये उस टाइम का मैप है। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि सीक्रेट लेटर्स। तो सीक्रेट लेटर्स में क्या होता है कि गुप्त खत, कोई कवि थे ज़ाहिर दहलवी, तो इन्होंने बताया यहाँ पे, इन्हें कोट किया है कि कोई सिपाही था मेरठ से। तो उन्होंने बताया कि बादशाह को ये बताया था कि जितनी भी कैंटोनमेंट और इन्फेंट्री है, उन्होंने यहाँ पे संदेश एक्सचेंज हुए थे, और उन्होंने ये बोला कि एंटायर आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम, वो एकजुट हो जाए और हम रिवोल्ट के लिए तैयार हैं, और जो भी आपके एमुनेशंस हैं या जो भी हैं वो आपको प्रिजर्व करना है। और ये रिवोल्ट की प्लानिंग कहाँ से हुई थी, ये स्टार्ट हो गया आपका जो सीक्रेट लेटर्स थे, ये डिस्कवर जो हुए, जहाँ से हमें ये आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ये हमको मिले पेशावर, और ये हमको मिले डिब्रूगढ़ आसाम में, और फिर ये सतारा महाराष्ट्र में मिला, कर्नाटका, उड़ीसा, हैदराबाद। और जब इसको प्लान की गई वॉर को, इंडिपेंडेंस की, इसका टाइम रखा गया था 30 मई 1857, जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 जून 1857। तो ऊपर चलते हैं। तो ये बैटल ऑफ ये दिल्ली था उसका, उनका मतलब वो जो रिवोल्ट का टाइम है। और ये बादशाह के लेटर होंगे उस टाइम जो भेजे गए हैं बहादुर शाह जफर ने 2 अगस्त 1857 को पाकिस्तान को एक दोहा भेजा, आज सारे शस्त्रों का नाश हो जाए, फिरंगी समूल नष्ट कर दिए जाएं। ये था वो बख्त खान। खैर वो सामने आप देख रहे हैं वहाँ अटैक ऑन बकरी, और ये है बैटल ऑफ दिल्ली। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा नहीं। ये 1857 14 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, कश्मीरी गेट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसमें सुरक्षा के सैनिक यहाँ पे आखिरी सांस तक लड़े थे, मतलब बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे किरदार जैसे दिखाए गए हैं, लिस्ट किए गए हैं, तो मैं इनमें से पढ़ूँगा। शेख मोहम्मद हुसैन, मिर्ज़ा इलाही बख्श, मुंशी गिधारी लाल, किसान भाई गौरी शंकर, राय बहादुर जीवन लाल, तुराब अली, रजब अली। और ये उस टाइम के लेटर्स हैं। और ये लोग एक तरह से वो थे, एस्पिनाज कर रहे थे, स्पाई थे अंग्रेज़ों के लिए जो काम कर रहे थे यहाँ पे। ये मुंशी लाल की डायरी में मिला था कि 50 साल का जो डोमिनेंस है ब्रिटिश एम्पायर वो ख़त्म हो जाएगा।
ऐसी नवाब हुसैन ने पिटीशन स्टेटिंग की थी कि 10,000 लोग यूनाइट हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये सारा हर चीज़ बताई गई यहाँ पे। यहाँ पे दिखाया गया जैसे बादशाह से कैदी था 21 सितंबर 1857। और ये है मैसेकर हुए थे यहाँ पे जो भी पेशावर में सिपाहियों को फांसी दी गई, ये उसका डिपिक्शन है इसमें। तो कहानी ये हुई कि म्यूज़ियम बंद हो गया, इनका 5 बजे क्लोजिंग टाइम होता है। अब क्या हुआ, ऊपर वहाँ पे लोग म्यूज़ियम में देख रहे थे, तो वो जो बैरिकेड्स लगे होते हैं डंड वो लोहे के या लकड़ी के, उस आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए, तो उसमें वहाँ तक पहुँच गए लोग और वो गिरा दिया, तो लाइन से वो सब गिर गए। अब इससे क्या हुआ कि वो जो चीज़ें आपने प्रिजर्व करके रखी कांच में बॉक्स में, वो टूट सकता है। तो ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ, तो सिविक सेंस है नहीं। फिर आप बोलते हो कि गार्ड ने ये सब बोल दिया आपको, वो तो बोलेगा ही, और फिर वो सबको टोकेगा, क्योंकि अब भाई सबको तो नहीं पहचान पा रहा ना वो कि हर बंदा कैसा है, वो सबको फिर एक ही नज़र से देखेगा। ये देखना पड़ेगा चीज़ क्या है, तो इसको अंदर जाके एक बार देख लेते हैं क्या है ये। अगर कुछ आर्टिफैक्ट लिखा होगा तो बता दूंगा मैं आपको। पर ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे। हाँ ये शायद ये जो ग्लास में है, ऐसा कहते हैं कि इसमें बैठते थे, यहाँ पे दरबार लगता होगा, वहाँ से आते होंगे लोग इन पे अपनी बात आप बता सकें। राजा बैठता था प्रजा से, पब्लिक से मीटिंग करता। अच्छा, तो ऐसा कह रहे हैं गार्ड साहब कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे और प्रजा से अपना मिलते थे, सुनवाई होती थी, उनकी कंसर्न एड्रेस करते होंगे, दंड देते होंगे तो ये सब होता होगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ना ये थोड़ा सही लग रहा है यहाँ का मौसम। तो पूरा ये जो कैंपस आप देख रहे हो पूरा रेड फोर्ट का, ये पूरा कैंपस विदिन 10 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाता है ये कैंपस। ये है रंग महल, यहाँ से जाता है ये भी। तो वही है, पानी पीते रहो और घूमते रहो। तो ये जो आप देख रहे हो कि मुमताज़ महल है, तो मुमताज़ महल का जो पूरा जो आर्किटेक्चर था वो सब चेंज हो चुका है जब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया था। बस इतना सही है ये 1857 के पहले का, कुछ खास नहीं है। मतलब वो बंद है, वहाँ पे अलाउड भी नहीं है, वहाँ से बंद लगा वो बैरिकेडिंग में रस्सी से बांध रखा है, तो अलाउड नहीं है यहाँ से। और उससे बेटर तो ये व्यू अच्छा है वो देख रहे हो परिंदा, वो पंछी बैठा है बीच में घास में, दिख रहा है आपको? ये मतलब पंछी भी अपना पूरा फील ले रहे हैं इस गार्डन का। बस हम नहीं जा सकते उस गार्डन में, घास में नहीं बैठ सकते हम लोग, ऐसा कुछ। आगे से देखते हैं कौन सा महल है। मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रोसेस था ये। और ये है रंग महल। तो रंग महल क्यों बना था, क्या है, पढ़ लेते हैं ज़रा सा। इट्स अ पैलेस ऑफ कलर्स, बड़ा सा हॉल है इसमें। जैसे यहाँ से ये पीछे शायद नीचे तहखाना टाइप है। तो बस इतना सही है। ये आगे भी है, देख लेते हैं इसको। शायद ये भी रंग महल का, ये नहीं, ये रंग महल नहीं है, ये खास महल है। ये कोई और है, खास महल। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये। खास महल है ये, एक तरह से जो यहाँ पे एम्परर थे उनका प्राइवेट पैलेस था। यहाँ पे जानवरों को लड़ाया जाता था, मतलब ये एक एम्फी थिएटर टाइप, जहाँ पे जानवर आपस में लड़ते थे। मैं राजा उसका
राजाओं का मनोरंजन होता था, मतलब एक तरह से ये था, कॉन्सेप्ट था ये वाला। तो ये ऐसा दिखता है यहाँ से। ये दीवाने खास, जहाँ पे प्राइवेट ऑडियंस जो होती थी एम्परर की, वो गैदर होती थी। ये शाही स्नान होता था उनका, मुग़ल एम्परर का। इसमें भी 3-4 कॉरिडोर होते थे। बाग और मंडप, मतलब गार्डन्स हैं, पवेलियन हैं। सूर्य देवता ने थोड़ी रहम की है। धूप तो है लेकिन गर्मी तो है, धूप की थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई इस समय। सावन है, भादो मंडप, 2 identical marble pavilion stand to the north and the south of Hayat Baksh Garden known as Sawan and Bahadon. They are named after the 2 months of rainy season. मतलब रेनी सीजन के हिसाब से उन्होंने ये डिज़ाइन किया था आर्किटेक्चर इन दी हिंदू कैलेंडर। तो कहने का मतलब है जो ये केंद्र बने इनमें से एक जल कुंड है और दूसरा सावन में पानी की एक नहर है जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है दोनों का, एक वो बना है और एक ये बना है पीछे। ये था वही मैंने कहा था ना कि एक पीछे बना, एक आगे बना है। ये देखिए सावन एंड भादो मंडप, वही ऐसे हैं। ये है हेरिटेज टी हाउस। इसमें बना था, ये टी हाउस था, प्रिंसेस के लिए बनाया गया था एंड प्रिंसेस क्वार्टर होता था एक तरह से। और जब ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्ज़ा किया तो इसको मीटिंग रूम के लिए कन्वर्ट कर लिया। तो ये था ये। और ये पता नहीं का कुआं है क्या, मैं नहाने आया हूँ क्या यहाँ पे। और तेरी बहुत गहरा कुआं है भाई, इसमें निपट जाओगे गिर गए तो। वो घोंसला नहीं है, क्या बोलता है उसमें, अब नहाएंगे क्या? तो मैं नहाने थोड़ी गया हूँ वहाँ पे, कुआं देखने गया था, वो बंद है। हाँ जिसका दिमाग ख़राब हो और सुसाइडल घूमते रहे ना, कुआं मिला कूद गए उसमें जाके, तो अच्छा कवर कर रखा है, वरना बैठे बैठे उसमें कूद रहे होते। तो चलो अब चला जाए, अब यहाँ से निकला जाए। तो जा रहा हूँ चांदनी चौक और उसको हम दौलत की चाट खाएंगे और भी ऑप्शन देखेंगे क्या कर सकते हैं। और हाँ अपना फ़ोन संभाल के रखना, चोरी होने का डर है वहाँ पे। ये चांदनी चौक में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पे मैं आया और पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी है, पीछे पूरी बड़ी लाइन। चलिए तो अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या खा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे कुछ ठंडा खाना है, तो अब ठंडा मिल जाए तो बढ़िया है। अच्छा ये जो शर्ट देख रहे हो ना, ये दूसरी जगह पे ये लोग 500-600 का बेचते हैं और यहाँ पे 100-150 में जितने की बार्गेनिंग हो जाए आराम से ले लो। यहाँ पे कुछ कांड हो गया है और मैं हूँ यहाँ पे लस्सी वाले को। मैंने मीठी लस्सी ली है। लहंगा खरीदना, लहंगा खरीदो। मुझे बंदा लहंगा खरीदवा रहा था जबरदस्ती, कि मैं क्या करूँगा लहंगे का भाई। तो ऐसा है, मतलब पीछे लोग पड़े आते हैं। मैंने पालिका में देखा था उधमीबाजी, कि अगर बंदा कुछ ले नहीं रहा है सामान तो उसे जबरदस्ती पकड़ के सामान ले लो। मैंने चांदनी चौक में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बंदा यहाँ पे पकड़ेगा लहंगा ले लो। अच्छा यहाँ पे चोर चक्के बहुत हैं, लौंडे जा रहे हैं चोरी करके फ़ोन चुरा रहे हैं। अच्छा ये अपनी चांदनी चौक की पहली गली,
मैंने वहाँ लस्सी पी ली तो क्या करें। तो मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे खाना चाहिए था, थोड़ा आइडिया लगता है कैसा खाना पीना है। और ये वही पुरानी दुकानें हैं चांदनी चौक में। तो आप लोग वो गलती नहीं करना, मतलब पहले मत खा लेना, इस एरिया में आके खाना, क्योंकि यहाँ पे वो एक दुकान लग रही है मुझे जलेबी वाला, और अंदर भी होंगी दुकानें, अंदर देखते हैं अंदर क्या है। अच्छा वो जो दौलत की चाट है, वो दौलत की चाट कहते हैं ठंडक में मिलती है, इसलिए मैं गलत फहमी में आ गया यहाँ पे। मैंने सोचा कि वो मिल जाएगी मुझे, पर मिली नहीं, तो मेरा प्लान फेल हो गया। और आपको अगर आम खाने हैं तो आम भी मिल रहे हैं यहाँ पे। बड़े बड़े जामुन हैं यार, छोटे छोटे देखे मैंने तो बहुत बड़े जामुन हैं। पूछ लेता हूँ ये कितने के जामुन है? 100 रुपये के 250। 100 रुपये के 250 ग्राम रेट है भैया, जामुन के रेट जो पेड़ पे लगते हैं जामुन, 100 रुपये के 250 ग्राम। बड़े शायद हैं, शायद उसी का रेट है, खैर पता नहीं। इधर जितनी भी देख रहे हो आप दुकानें हैं, ये सारी ज्वेलरी की दुकानें दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे स्टेशनरी की है, पीछे भी आपको दिख रही है ज्वेलरी की, और इधर भी सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं। तो देखते हैं और क्या क्या है, पूछ लेता हूँ मैं। चलो इन भैया से पूछ लेते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे। भैया आगे और कौन कौन सी दुकानें होंगी? मतलब ये खाली ज्वेलरी की दुकान है या खाने पीने का भी है? खाने पीने का नहीं होगा तो नॉर्मल मार्केट है। और ये मतलब पीछे से कहीं जुड़ती है या लौट के आना पड़ेगा इसी मेन रोड में? आगे जाके किनारे में जाकर नई सड़क चले जाओगे। नई सड़क, अच्छा। तो जैसे भैया बता रहे हैं आगे जाके नई सड़क चला जाऊँगा मैं। देख रहे हो आप, ये बता रहे हैं भाई बहुत भीड़ है इसमें। हो गया तो ये लड़के वड़के मिल गए, उदम कर रहे थे कैमरे के आगे। वो एक बिल्ली आ रही छोटी सी। तो ये चांदनी चौक की दूसरी गली है, इसमें आपको दिख रहा होगा। हाँ वही दुकानें हैं, हाँ पूजा की होगी, और सारी पूजा की दुकानें लग रही हैं वैसे। देखो पूजा की है, शो की है, सारी दुकानें हैं। ज़्यादा पूजा की दुकानें लग रही हैं, मतलब आपको पूजा का सामान पूरा मिल जाएगा, पूजा का सामान। और वो जो पीछे दुकान थी, जो गली थी, पता नहीं क्या नाम बताया उसने, गरीबा ऐसे कुछ नाम था, ज्वेलरी वॉलरी मिलती वहाँ पर। यहाँ पे तुम माल उठाते हो, वहीं पे तो खड़ा हूँ मैं। ये है पुरानी दिल्ली। ये मैं चांदनी चौक में था, तो ये पूरी पीछे जो है ये पराठे वाली गली है। पूरा पूरा अंदर से अंदर आया हूँ, खाने पीने का है सामान। और अगर ट्राई करना है तो कर लो ट्राई, मेरे को तो वर्थ नहीं लगा। मतलब वो 200 के पराठे और उसको तल रहा है। तल के कौन से पराठे बनते नहीं, तल के तो पूड़ी बनती है। तो मतलब वो नाम रह गया पराठे वाली गली, लिखा है पराठे वाली गली। तो ये इधर जाती है पराठे वाली। तो हर जगह पराठे मिल रहे हैं, और छोले कुलचे मिल रहे हैं, फालूदा मिल रहा है, रबड़ी मिल रही है। यहाँ पे पराठे मिल रहे हैं, तो पराठे जहाँ खाने वहाँ से। और ये कंजस्टेड बहुत है, लेकिन उसका भी मज़ा है। ये नान कटाई मिल रही है, तो नान कटाई खाने मिल रहा है, नान कटाई। और ये शायद पुरानी वाली वही है, पराठे वाली गली। यही पराठे मिलते हैं, तो अगर आपको खाना है तो यहाँ पे आ जाओ पराठे वाली गली। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, मैं लूँगा पानी, तो पानी पीना मुझे। और है ना बड़ा इसमें भूल भुलैया है। अब जैसे मैं उस सामने से आया ना, ये सामने से सेम वही रूट आगे यहाँ पे सेम लग रहा है मुझे। अच्छा ये जो लस्सी होती है जो मैं बता रहा था, वो जो कुल्हड़ वाली, तो कुल्हड़ में क्या है कि उसमें ने
क्या बोलते हैं, रूह अफ़ज़ा डाल दिया और रबड़ी थी। ठीक है, मतलब सबकी अपनी अपनी पसंद है, यहाँ पे ऐसे ही खाते हैं। मेरे को चाहिए था खाली दही, मतलब जो नॉर्मल होती है ना दही और शक्कर वाली, जिसको फेंट के दे दो बस लस्सी, वो सही है। मतलब अंदर रबड़ी बड़ी मत डालो यार उसमें, क्या कर रहे हो तुम रही वो लस्सी का, तो वो मिलता ही नहीं यहाँ पे, ऐसी ही बनाई जाती है। तो प्रॉब्लम ये है, हल्दीराम मिल जाए तो वहीं बैठेंगे थोड़ा। तो फिलहाल चांदनी चौक ये देखो, कहते हैं कोई निकाल देंगे। पूरा चांदनी चौक है यहाँ पे, जो खरीदना है लो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और हाँ, लोअर चाहिए तो लोअर मिल जाएंगे, होजरी वाले 200 में, 150 में, जैसा भी मिल जाए। ठेले पे आपको मिल जाएंगे 150 में, 200 में, वो सही है भाई। गर्मी में आपको क्या चाहिए, एक सिंपल सादी तो आपको कपड़ा चाहिए पहनने को, लोअर। अब वही आप इसमें मॉल से लोगे तो 1000 रुपये दोगे। और नहीं, 20,000 जुर्माना है 9 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक। हैवी व्हीकल्स, कार एंड बाइक्स, इसका अलाउड नहीं है। ये चांदनी चौक का जो पूरा पैसेज है यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप देखो ना ये रश कितना है। 20,000 जो जुर्माना बोल रहे हैं भाई, मेरे को तो दिख रही हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, स्कूटी वगैरह लेके जा रहे हैं लोग। तो स्कूटी बाइक में क्या फ़र्क है? ऐसा भी कुछ है क्या कि बाइक वालों को ही खाली मना है? मेरे ख्याल से टू व्हीलर होता है, और कार तो नहीं दिख रही, बट वही है। तो अभी मैं आ गया हूँ हल्दीराम में, और गर्मी की ऐसी हालत है कि क्या किया जाए, खाना पीने का मन है नहीं, कुछ हल्का फुल्का ही देख रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा देर यहाँ खड़े होते हैं, तो कूल डाउन हुआ हूँ मैं, तो फिर चलेंगे। तो अपना गर्मी बहुत है भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, बहुत गर्मी है। तो ये मेट्रो आ गई है। तो मेट्रो में चलते हैं, बहुत गर्मी है भाई। और आप लोग भी बताओ, आप लोगों ने क्या किया? पूरे दिन घर में रहे या मेरी तरह बाहर भुट्टा बने? तो गर्मी तो ऐसी है ना, अवन हो रहा है, अवन, वही है। चलो मेट्रो पकड़ते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर बातें करेंगे। और शायद 11 बज जाए मुझे घर पहुंचते।